नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत वाशिंगटन में आयोजित की गई। दोनों देशों के इन मंत्रियों के बीच में बातचीत अफगानिस्तान में और उसके आसपास की घटनाओं पर हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये भी हमारे एजेंडे में था। हमने अफगानिस्तान और उसके आसपास घटनाओं के बारे में बात की। हमारी बातचीत में भारतीय उपमहाद्वीप में हाल की घटनाओं को भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। 2+2 प्रारूप का उद्देश्य हमारी साझेदारी को और ज्यादा एकीकृत करना है। ये तेजी से प्रासंगिक हो गया है क्योंकि हमारी साझेदारी का दायरा और तीव्रता के साथ लगातार बढ़ रहा है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि हमारी भागीदारी का महत्वपूर्ण केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है। हमने देखा कि पिछले एक साल में क्वाड ने तीव्रता से काम करते हुए नई ऊंचाई को छुआ है। इस संबंध में हमारी उपलब्धियों में व्यापक गूंज सुनाई दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के बारे में कहा कि हम अमेरिकी कंपनियों के साथ सह विकास और सह उत्पादन की इच्छा व्यक्त करते हैं और अमेरिका की डिफेंस कंपनियों से यूपी और तमिलनाडु में के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में और निवेश करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में डिफेंस स्पेस और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग के बारे में एग्रीमेंट, कई अन्य पहल और एग्रीमेंट जो चर्चा के चरण में हैं, उनमें सार्थक प्रगति हमारे सैन्य सहभागिता के दायरे को और बढ़ाने को लेकर हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे कहते हैं कि भारत का डिपार्टमेंट और स्पेस और यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट भी संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान हमने अपने पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के हमारे आंकलन को भी साझा किया है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में वैश्विक संकट, कोविड महामारी और क्लाइमेट क्राइसिस पर चिंता व्यक्त की गई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए बूचा नरसंहार की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रक्षा के मामले में हम दोनों देशों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के लोगों के प्रति भारत के मानवीय समर्थन का स्वागत करते हैं। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, इससे हमारा रिश्ता और गहरा और मजबूत होगा। जो बाइडेन ने कहा कि जापान में 24 मई के आसपास क्वाड समिट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे 24 मई को जापान में मुलाकात होगी। पीएम मोदी ने कहा, पिछले साल सितंबर में जब मैं अमेरिका आया था तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत ही वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है। मैं आपकी बात से पूरे तरीके से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और हमारे पिछले कुछ सालों में संबंधों में जो प्रगति हुई है वो नया मोमेंटम बना है। आज से एक दशक पहले शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है और जो आतंकवाद से मुक्त हो, ताकि हम अपने विकास की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि को सुनिश्चित कर सके। शहबाज ने सोमवार को रात के करीब 10 बजे पीएम पद की शपथ ली। इससे पहले शहबाज शरीफ ने पीएम चुने जाने के ठीक बाद विदेश नीति को लेकर रुख साफ किया। उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ के पक्ष में संसद में 174 वोट पड़े। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पीएम पद से हटाए गए इमरान खान की पार्टी के एक भी सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। 342 सदस्य सदन में
जीत के लिए कम से कम 172 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी, जबकि शहबाज को 174 वोट मिले। पाकिस्तान की संसद ने शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुना। उनके पक्ष में 174 वोट पड़े। स्पीकर अयाज सादिक ने इसका ऐलान किया। संसद में वोटिंग का इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसदों ने बहिष्कार किया। शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। संसद में वोटिंग के दौरान दर्शक दरगाह में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी मौजूद थी। शहबाज पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शहबाज शरीफ ने पीएम चुने जाने के बाद संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहला मौका है जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रधानमंत्री को कुर्सी गंवानी पड़ी। मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद पेश करता हूं। उन्होंने कानून को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है। 1 हफ्ते तक चल रहा ये ड्रामा आखिरकार खत्म हुआ है। तो आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के हाथों में अब पाकिस्तान की कमान आ गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें बधाई दी गई, लेकिन साफ साफ ये भी कहा गया कि हम मुद्दे को लेकर शांति चाहते हैं, क्षेत्र में शांति चाहते हैं। वजीर आजम नए बने हैं। शहबाज शरीफ 23वें वजीर आजम है पाकिस्तान के, और उनकी तरफ से जब दावा पेश किया गया था उनके पक्ष में 174 वोट पड़े। शहबाज शरीफ के हाथों में अब पाकिस्तान की कमान आ गई है। तो पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जनता को नेशनल असेंबली से संबोधित करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने तरफ से ये कहा गया कि अगर भारत के साथ हम शांति चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कश्मीर मुद्दे को सुलझाए बिना ये शांति नहीं बन सकती। यूपी में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद विधान परिषद का चुनाव भी हो गया। बेशक इस साल चुनाव नगरीय निकाय के भी होने हैं, लेकिन बीजेपी अब सरकार और संगठन को लोकसभा चुनाव के मोड़ पर डालना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को इसी की तरफ जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार 2.0 के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिया है, और तो अमित शाह के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन के अन्य पदों को लेकर चर्चा भी की गई है। यूपी में योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व से पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन सोमवार को पहली बार तीनों एक साथ पहुंचे। मोदी शाह से भेंट की। बताया गया है कि उनके साथ प्रदेश महामंत्री संगठन भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस भेंट का उद्देश्य सरकार और संगठन के लिए शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश लेना था। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खबर यह भी है कि सीएम योगी को यूपी फतह के लिए बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। क्या है वो बड़ा गिफ्ट, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। यूपी में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर जो इतिहास रचा है, उससे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उत्साहित है। उत्साहित होना लाजमी भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। यूपी में जीत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद पहले से कई गुना बढ़ गया है, और शायद यही कारण है कि बीजेपी अब उन्हें यूपी जीत का तोहफा देने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। संसदीय बोर्ड का सदस्य बनने के बाद बीजेपी में योगी आदित्यनाथ का कद कई गुना बढ़ जाएगा। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनके नाम का ऐलान हो सकता है। सीएम योगी का बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड का सदस्य बनाए जाना इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर और बाहर ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। योगी के संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ
मोदी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की अगर बात करें तो इस बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं। अभी इस बोर्ड में 7 ही सदस्य हैं। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद और थावर चंद गहलोत के राज्यपाल बनने और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी बोर्ड में नए सदस्य शामिल नहीं किए गए और तब से ये 4 पद खाली चल रहे हैं। हालांकि संसदीय बोर्ड में सीएम योगी के साथ अन्य कई नाम भी चल रहे हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, सर्बानंद सोनोवाल, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। हालांकि अभी संसदीय बोर्ड में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड में जगह मिलना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पीएम पद की दावेदारी से पहले नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। तो क्या अब योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या बीजेपी मोदी का विकल्प तैयार करने में जुट गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी पीएम मोदी के बाद बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत की तरफ बढ़ रहे हैं? स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। रामनवमी पर जेएनयू कैंपस में लेफ्ट समर्थित छात्रों और एबीवीपी समर्थित छात्रों के बीच में विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। रविवार देर शाम दोनों ही छात्र गुटों में मारपीट भी हुई, जिसके बाद इस मामले में पुलिस को भी बुला लिया गया। अब इस पूरे विवाद को लेकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेफ्ट समर्थित छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल की कैंटीन में नॉनवेज बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी और ये झगड़ा शुरू हुआ। वहीं एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि नॉनवेज एक बहाना है। असल में लेफ्ट संगठनों को ये बात रास नहीं आई कि जेएनयू में रामनवमी की पूजा की जा रही थी। वहीं जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारियों और छात्रों ने रविवार देर रात को वसंत कुंज नॉर्थ थाने पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन आधी रात को करीब 2:30 बजे तक चला। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ की तरफ से दी गई शिकायत पर एबीवीपी के अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी ओर एबीवीपी के छात्रों की तरफ से दी गई शिकायत पर भी लेफ्ट समर्थित अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस के अनुसार जेएनयू छात्र संघ की तरफ से जो शिकायत दी गई उसमें एसएफआई, डीएसएफ और एसआईएसए की तरफ से छात्र छात्राएं शामिल हैं। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच कर पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी इकट्ठा की जा रही है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम के खुबरतपुरा इलाके में मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। मुठभेड़ अब भी जारी है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने एक अधिकारी की तरफ से कहा गया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने खुबरतपुरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के चलते अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। इससे पहले श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस 4 अप्रैल को सीआरपीएफ कर्मियों पर हुए हमले के दिन से ही दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों की तलाश में थी और उनके ठिकाने का पता चलने के बाद एक अभियान शुरू किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों मारे गए। दोनों की पहचान मोहम्मद भाई उर्फ अब्बू कासिम उर्फ मीर शोएब उर्फ मुदस्सिर और अब्बू अरसलान उर्फ खालिद उर्फ आलिद के रूप में हुई है। आपको बता दें, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मारे गए दोनों आतंकवादियों को ए श्रेणी में रखा गया था। दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। मोहम्मद भाई जहां 2019 में सक्रिय हुआ था, तो वहीं अब्बू अरसलान साल 2021 से मध्य कश्मीर में सक्रिय था।
यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद से ही पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बगावत का रास्ता इख्तियार कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा यानी कि आजम खान के खेमे ने खुलकर अखिलेश के खिलाफ नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार मची हुई है। एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बगावत का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेता और सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान का खेमा भी अब खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। आजम खान के करीबियों ने अखिलेश यादव पर बुरे वक्त में साथ नहीं देने का आरोप लगाया है। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने योगी के उस बयान को भी ठीक बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए। करीब 2.5 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम खान के करीबियों ने भले ही पहली बार इस तरह खुलकर नाराजगी जाहिर की हो, लेकिन उनका ये दर्द काफी पुराना है। दरअसल 2017 में यूपी में योगी सरकार की शुरुआत के बाद से आजम खान के लिए बुरे दौर का आगाज हुआ, तो अखिलेश यादव काफी हद तक इस मामले में चुप्पी साधे रहे। आजम समर्थकों को लगता है कि अखिलेश ने आजम की गिरफ्तारी का उस वक्त विरोध नहीं किया जितनी अपेक्षा थी। वो अब तक केवल एक ही बार जेल में जाकर आजम से मिले। आजम खेमे की नाराजगी विधानसभा चुनाव में और ज्यादा बढ़ गई। आजम खान की ओर से अपने बेटे के अलावा करीब दर्जन भर समर्थकों के लिए टिकट की मांग की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने केवल आजम खान और उनके बेटे को ही टिकट दिया। समर्थकों को दरकिनार कर दिया गया। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू ने कहा कि आजम खान ने अखिलेश यादव और उनके पिता का समाजवादी पार्टी के बनने और मुख्यमंत्री बनने तक हर कदम पर साथ दिया। शानू ने तमाम एहसान गिनाए। उन्होंने कहा फिर भी अखिलेश यादव ने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। आपने बताया भारतीय जनता पार्टी से हमें क्या सिखाया? वो हमसे प्यार करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जो स्वरूप वो हमारे साथ करते हैं, वही स्वरूप उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत समाजवादी पार्टी से है, इसका उन्हें हमारे कपड़ों से बदबू आती है। हमारे राष्ट्रीय दीदी को हमारे शरीरों का हमारा नाम भी लेना चाहते हैं। जब आए आपने अपने रक्षक के बारे में बताया, आतंकवादियों के वीडियो से आपसे पूछा करता हूँ, सारा टीका अब्दुल ने ले लिया है। दली भी अब्दुल दिखाएगा, कोई भी अब्दुल देगा और जेल में अब्दुल जाएगा। एनआरसीसीएम में अब्दुल जेल में जाएगा और बात हो जाएगा। उसका मुकदमे भी लिए जाएंगे, उसकी गलत बिल्कुल की हो जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और राज्य में आपकी ये शब्द नहीं निकलेगा। हमने आपको राज्यवादी संकल्प एक नहीं लगाया। आप चुनाव नहीं कर सकते, चारों भाषा को नहीं कर सकते। हमारे लोगों से 111 सीटें आई है, आपकी शादी नहीं होती। आपकी जाति में भी कुछ नहीं दिया है, ये गलत है। लेकिन मुख्यमंत्री आप बनेंगे, नेता लोग नहीं आप बनेंगे, हमें अपने नेता लोग नहीं बन सकते। और तो और आपने सदन में भाषण दिया, 5 दिन में आपने बहुत लोगों के सिक्योरिटी बताई, आपका किया किया आराम से ज्यादा नहीं कम जाएगा सबसे अच्छी आप समझते हैं कि आप हमारा मान लेंगे तो वो लोग बना करेंगे। हम बेवकूफ वो लोग बना करेंगे, हम आपने
हमें मौत में मुंह धकेल दिया। आपने फसाहत अली खान के बयान को तो सुन लिया, जिसमें उन्होंने अब्दुल शब्द का प्रयोग मुस्लिमों के लिए किया है। सिर्फ फसाहत ही नहीं, बल्कि इससे पहले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद भी सपा के खिलाफ बगावती बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही। बीजेपी को छोड़िए, समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही। रालोद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने तो सपा मुखिया को तानाशाह तक कह दिया था। डॉक्टर मसूद ने सपा पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आखिर में सवाल ये है कि क्या आजम खान सपा छोड़कर जाएंगे? क्योंकि अगर मुस्लिमों के मसीहा कहे जाने वाले आजम खान पार्टी को छोड़ते हैं तो अन्य पार्टियों में उनके जरिए मुस्लिम वोटों को साधना आसान हो जाएगा। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। चलिए, देश दुनिया की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।